नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं DN पाठक साहब, जो कि ED हैं सोपा के, अतुल गनात्रा हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, SN मोदानी हैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के, रवि दियोरा हैं कुमरजी कमोडिटी के, और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर यह है कि खाने के तेल की कीमतों की मार जो आपके ऊपर पड़ रही है, उसमें थोड़ी आपको राहत मिलने की गुंजाइश, उम्मीद दिखी है। खबर यह है कि मलेशिया, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है पाम तेल का इंडिया को, मलेशिया पाम तेल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी कम कर सकता है और ये 8% से घटाकर 4 से 6% करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए मलेशिया से पाम तेल खरीदना थोड़ा सस्ता होगा, जिससे आपके किचन तक भी जो दाम कम होंगे वो किचन तक भी पहुंच सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए DN पाठक साहब जुड़े हैं, जो कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED हैं। पाठक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि मलेशिया अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करता है तो क्या उम्मीद करें, हमारे लिए कितना सस्ता पड़ जाएगा पाम मंगाना मलेशिया से? देखिए, अगर वो 4% ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 4% का फर्क पड़ेगा हमको। और दूसरा ये कि वो अपना बायोडीजल का मैंडेट भी कुछ हटाने की बात कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सप्लाई और इम्प्रूव होगी, तो एक्चुअल प्राइस भी कुछ कम हो सकती है। और ड्यूटी अगर कम होगी तो डबल बेनिफिट होने की उम्मीद है। देखिए, इंडोनेशिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है पाम ऑयल का। अभी इंडोनेशिया का बैन है, तो मुझे लगता है कि मलेशियन गवर्नमेंट उसका थोड़ा फायदा उठाना चाहेगी, इसलिए वो ये ड्यूटी भी कम करने की बात कर रहे हैं और सप्लाई अपनी बढ़ाएंगे तो उनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। इंडियन कंज्यूमर को डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा अगर ये ड्यूटी असल में घटती है तो। आपने को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ड्यूटी घटाते हैं कि नहीं घटाते, और इंडोनेशिया अपना बैन कब उठाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सर आप बताएंगे ना, आपकी तो बात होती होगी इंडोनेशिया में। नहीं, वो मेहता साहब बात करते हैं इंडोनेशिया में, पाम के वो एक्सपर्ट हैं। अच्छा तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात और पाठक जी, देखिए इस खबर के अंदर 2 खबर छुपी हुई है और बहुत सारे लोग सिर्फ ड्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ड्यूटी तो ठीक है, ड्यूटी घटेगा तो हमारा इंपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, जो बात अभी आपने जिक्र की कि बायोडीजल में पाम तेल के इस्तेमाल को कम करने पर विचार कर रहा है, ये ज्यादा बड़ी खबर मुझे इसलिए लगती है कि ड्यूटी कम होने से आपका इंपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन इंपोर्ट सप्लाई बढ़ने की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन अगर बायोडीजल में पाम का इस्तेमाल कम होता है तो मलेशिया के पास ज्यादा पाम होगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं उस संदर्भ में आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर बायोडीजल में वहां पर इस्तेमाल कम होता है मलेशिया में, हम अभी करीब 30 लाख टन पाम तेल मंगाते हैं मलेशिया से, तो कितनी गुंजाइश होगी एक्सपेंड करने की, इंपोर्ट कितना बढ़ सकता है हमारा क्वांटिटी? इट डिपेंड करेगा कितना बायोडीजल का मैंडेट कम करने से कितना पाम ऑयल रिलीज होगा एक्स्ट्रा। और क्योंकि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं तो उसका फायदा सीधा मुझे लगता है इंडिया को ही मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट तो हम ही करने वाले सबसे ज्यादा। अच्छा, अब वो कितना बायोडीजल का मैंडेट कितना कम करते हैं, कितना एक्स्ट्रा पाम ऑयल अवेलेबल होगा, वो मुझे लगता है क्योंकि इंडोनेशिया का बैन है तो हमको सीधा उससे फायदा होगा और बड़ा फायदा होने की। नहीं सर, मतलब मेरा पूछने का मतलब यही है कि अभी कितना जाता है पाम बायोडीजल में मलेशिया में? नहीं, मुझे डेफिनेटली उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कितना जाता है। अच्छा, ठीक है। अब सर आप अपने, चूंकि आप बहुत लंबे वक्त से एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि अभी अगर मैं ये आपसे पूछूं, एक कंज्यूमर, एक आम कंज्यूमर, भोला वाला कंज्यूमर होने के नाते, कि खाने के तेल के दाम हमारे लिए कब कम हो रहे हैं, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात को देखते हुए आप क्या सुझाव, क्या राय आपकी होगी? ये है मृत्युंजय कि जितने क्यूज हैं अभी आज की तारीख वो सब पॉजिटिव हैं। बुआई होने वाली है मस्टर्ड की, सॉरी
सोयाबीन की बुआई होने वाली है की, और मानसून की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। क्रॉप की ग्रोइंग की रिपोर्ट अमेरिका में सोयाबीन की बहुत अच्छी है, जो कि लार्जेस्ट ग्रोन ऑयल सीड क्रॉप इन द वर्ल्ड है। तो सारे क्यू मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, एक्सेप्ट के करेंसी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, वो थोड़ा नेगेटिव है। बाकी सारे क्यूज पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो वर्स्ट था, जो बुरा टाइम था तेल के लिए, वो भी देख चुके हैं, वो हमारे पास्ट है। अभी आगे अच्छा ही हो सकता है कुछ। मुझे सब अच्छा दिख रहा है आगे होता हुआ, एक्सेप्ट द करेंसी। और ये यूक्रेन वॉर का अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर ये भी अवेट होती है तो फिर तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आपने कहा कि क्यूज हैं, ये क्यूज हैं या एक्सक्यूज हैं दाम बढ़ने के? नहीं, मैंने क्यू तो दिया दाम घटने के, मैंने बढ़ने क्यों नहीं दिए। हाँ, मतलब वही। अच्छा मैंने बोला ये क्यूज है कि दाम घटेंगे। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं क्यूज है और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि दाम ना घटे। कोई एक्सक्यूज है एक्सेप्ट फॉर द करेंसी। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, एक छोटा सवाल पाठक जी जाते जाते आपसे ये, क्योंकि आप तो इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी देशों की ऑयल की सिचुएशन पर भी नजर रखते हैं, आपके हिसाब से कब बैन हटा देगा सर इंडोनेशिया? सॉरी, आपके हिसाब से इंडोनेशिया कब बैन हटा सकता है पाम के एक्सपोर्ट पर? अरे ये तो सवाल इतना कीमती सवाल है कि इसका जवाब मेरे पास होता है। मेरा अपना मानना ये है कि 4 हफ्ते से ज्यादा इंडोनेशिया का बैन नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो 4 हफ्ते में सर मेरे ख्याल से 2, ढाई, 3 हफ्ते निकल चुके हैं। आई थिंक 2 से कुछ कम हफ्ते निकल चुके हैं। अच्छा, तो 2 हफ्ते में उम्मीद की जाए कि बैन हट जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हो जाए तो अच्छा है। आपकी उम्मीद में घी शक्कर सर। बिल्कुल, आप चाहेंगे जरूर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी कमोडिटी की जिसकी बात करते करते हम थक गए हैं, लेकिन वो कमोडिटी ना तो हिलने को तैयार है, ना डोलने को तैयार है, ना गिरने को तैयार है, और उस कमोडिटी का नाम है कॉटन। जी हाँ, कॉटन की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी है, और रिकॉर्ड तेजी मतलब ऐसी कि एक तरफा तेजी, और कमाल है। मतलब कॉटन जो है, आप कह लें कि ट्रेडर को या मार्केट में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं कमोडिटी मार्केट में, उनको तसल्ली देने के लिए रोज जब मार्केट ओपन होता है तो 100-150 रुपए एक टोकन इसको आप कह सकते हैं, टोकन फॉल की तरह गिरता है 100-150 रुपए, उसके बाद फिर रिकवर हो जाता है। अभी देखिए फिर से 300 रुपए ऊपर है, चार्ट देखकर भी आप समझ सकते हैं। लेकिन कॉटन की इस तेजी के बाद हुआ क्या है ग्राउंड पर, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, और नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, चूंकि गुजरात स्पिनिंग मिल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि कॉटन की मंथली जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो 29 लाख गांठ से घटकर 19 लाख गांठ रह गई है। बहुत तेज गिरावट आई है खपत में, कंजम्पशन में 33%। जी हाँ, 33% कॉटन की डिमांड दाम बढ़ने की वजह से कम हो गई है। लेकिन उसके बाद भी दाम गिर नहीं रहे हैं। आमतौर पे जब डिमांड घटती है तो दाम कम होते हैं, लेकिन मार्केट ने इस समीकरण को तहस नहस करके रख दिया है। हमारे साथ कॉटन के 2 दिग्गज जुड़े हैं। SN मोदानी साहब हैं, राजस्थान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के, और अतुल गनात्रा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल गनात्रा जी आपसे ये कि 33% की गिरावट के बावजूद दाम गिर नहीं रहे हैं सर, हो क्या रहा है ये कॉटन में? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। ये देखिए जो फिगर आए हैं ये कल ही आए हैं। गुजरात एसोसिएशन स्पिनिंग मिल एसोसिएशन ने बोला कि हमारा गुजरात का जो कंजम्पशन था वो 6 लाख बेल पर मंथ था, वो अभी घट के 4 लाख बेल रह गया। मतलब 2 लाख गांठ गुजरात में कंजम्पशन कम हुआ है अप्रैल महीने में। वैसे ही तमिलनाडु में 3 लाख बेल्स का कम हुआ है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1 लाख बेल, नॉर्थ और MP में 2 लाख बेल, ऐसे सब मिला के उन्होंने फिगर दिया है कि 10 लाख गांठ का खपत कम हो गया, जो बहुत बड़ा खपत है, 33% होता है। पर अब वो फिगर कैसे कितने सही है, हाँ हमारे को लगता है कि 6 से 7 लाख बेल मिनिमम कंजम्पशन कम हो गया है। तो आने वाले 6 महीना अगर हम पकड़े 6 से 7 लाख बेल, तो भी ये 40 लाख गांठ का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो अगर ये कंजम्पशन कम हो जाएगा तो जो शॉर्टेज है, जो हम बताते हैं प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, उसकी वजह से शॉर्टेज है और ये रेट बढ़े हैं, तो हमें लगता है अगर कंजम्पशन कम हो जाएगा आने वाले 6 महीने में, तो ऑटोमेटिक जो ये शॉर्टेज है वो निकल जाएगी और एक बड़ा करेक्शन आ सकता है कॉटन में। मगर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग सकता है मृत्युंजय जी। गवर्नमेंट भी इसके लिए
बहुत फिक्र कर रही है। गारमेंट वाले तमिलनाडु में स्ट्राइक पे जा रहे हैं 15 तारीख से 22 तारीख, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत फिक्र है। गवर्नमेंट ने 17 तारीख को सब स्टेक होल्डर को दिल्ली बुलाया है। जी मृत्युंजय जी, बुलाया है सर 17 मई को। 17 मई को गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने सब कॉटन, स्पिनिंग और वीविंग सबको और गारमेंट वालों के सबको 17 तारीख को दिल्ली बुलाया है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। जी क्या बातचीत होगी सर, क्या बातचीत होगी? अब वो जब मीटिंग होगी उसके बाद बताएंगे आपको। अब प्राइस को लेके ही है मीटिंग, मतलब आप प्राइस के लिए इसको अब क्या क्या, अब काफी रूमर आ रही है मार्केट में कि ये होगा वो होगा ये होगा, अब क्या अच्छा। होगा वो तो बताना बहुत एडवांस में कुछ भी मुश्किल है जी। तो ये मीटिंग सर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में होगी, राइट? जी सर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आप बने रहे सर। मोदानी जी भी हमारे साथ हैं जो कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के हैं। मोदानी जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप जरा बताइए कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है? कॉटन के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, बेतहाशा तेजी आई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्राउंड सिचुएशन जरा बताएं सर, क्या है इस वक्त? नमस्कार सभी को। एक्चुअली जो कॉटन के प्राइसेस बढ़े हैं उससे बहुत ही कॉटन इंडस्ट्री स्पिनिंग पे स्पेशली बहुत रिवर्स इम्पैक्ट आया है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े और यार्न में प्राइसेस बढ़े हैं और उतने नहीं बढ़े। जिन मिलों के पास में कॉटन कवर कम है वो मिलें बंद होती जा रही हैं क्योंकि इस कॉटन प्राइसेस के ऊपर यार्न की प्राइसेस कम है, कॉटन के प्राइसेस ज्यादा है एज ऑन डेट। जिनके पास पुरानी कॉटन है कवर किया हुआ है उनको रीजनेबली मार्जिन नहीं मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में जो कॉटन का प्रेडिक्शन था पहले कि 3 करोड़ 80 लाख गांठ से घट के 3 करोड़ 55 लाख हुआ, अब 3 करोड़ के अंदर अगर गांठ आती है तो वो लगता है कि इतना प्रॉब्लम हो जाएगा डिमांड और सप्लाई का। जैसा आपने कहा कि 33% डिमांड कम होने के बावजूद अभी कॉटन के प्राइसेस कम नहीं हुए। इसका एक ही रीजन है क्योंकि सप्लाई नहीं है और जो एमएसपी प्राइसेस जो थे 6,000 रुपीज कॉटन का माने और वो 12,000 13,000 पे भी कॉटन नमदा नहीं मिल रहा है। तो जिनर्स भी कहाँ से कॉटन दे पाएंगे और जो डिमांड है आगे भी इम्पैक्ट कर रही है क्योंकि रिटेल में प्राइसेस नहीं बढ़ पा रही है। सभी ब्रांड्स ने कहा है कि हम इतनी प्राइस का एस्केलेशन नहीं दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और जब तक कॉटन का यील्ड नहीं बढ़े जो पर हेक्टेयर बहुत ही कम है इंडिया में, तो जो कॉटन सीड था वो काफी डिटीरिएट हो चुका है। तो गवर्नमेंट को कॉटन सीड को की से कैसे यील्ड बढ़े अल्टीमेट तभी वो जाके फायदा मिल पाएगा नेक्स्ट सीजन में। और नेक्स्ट सीजन भी बहुत टफ सीजन लग रहा है बिकॉज जो नए स्पिंडल्स ऐड हो रहे हैं कॉटन में, अल्टीमेटली कॉटन का कंजम्पशन बढ़ेगा और अगर सप्लाई इंडिया से नहीं रहेगी तो इम्पोर्टेड कॉटन पे इंडियन इंडस्ट्री का सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। अच्छा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। लेकिन सर फिर आप मोदानी जी जरा आप ये बताएं सर, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दाम इतने बढ़ गए हैं और जो फंडामेंटल शुरुआत में थे कि उत्पादन कम है, ग्लोबली तेजी है, उसका इम्पैक्ट तो हमने देख लिया है। लेकिन अब मतलब जिस रफ्तार से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, क्या यहाँ पर फंडामेंटल काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि 33% डिमांड कम होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है, स्पिनिंग मिल की रिपोर्ट में, उसके बाद भी मार्केट हिल नहीं रहा है सर? क्योंकि सप्लाईज नहीं है। आज आप देखें अपर राजस्थान में जो कॉटन है वो 35,000 बेल्स रह गई है और जबकि मिलों का कंजम्पशन 20,000 बेल्स पर डे है। तो आप देखिए कि कितना कम 2 डेज का रह गया है। तो ये कॉटन जो अपर राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान में तो अच्छी जो J34 कॉटन है, तो अल्टीमेटली कॉटन का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट खत्म सा होता जा रहा है क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक रहेगा ही नहीं। पहले जबकि 40-50 लाख बेल था, 45 लाख बेल एक्सपोर्ट हो गई और 25 लाख बेल इंपोर्ट हुई है और कॉटन का कंजम्पशन 3 करोड़ 50 लाख बेल्स है। तो अल्टीमेटली वी आर एट द नील पोजीशन क्योंकि हर बार ये होता है कि 40 to 50 लाख बेल कैरी फॉरवर्ड चलती है तो मिले आराम से मेंटेन करके चलती है। ये जो सप्लाई का जो गैप आया है 3 करोड़ 80 लाख का प्रेडिक्शन था जो 3 करोड़ के आसपास अभी आने की उम्मीद है, ये सबसे बड़ा डिसरप्शन हो गया है और उसे इंडस्ट्री एट लार्ज बिकॉज स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग सब बड़ी हिट हो रही है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत खतरे की बात है कि अगर गारमेंट इंडस्ट्री और अगर स्पिनिंग बंद होती है बिकॉज ऑफ नॉन ऑर्डिनरी रॉ मटेरियल, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो कुछ न कुछ जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था सीसीआई में बिफोर लास्ट ईयर वो खत्म हो गया है। ये सबसे बड़ी, और प्रोडक्शन सबसे कम हो गया कॉटन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन सीड को इम्प्रूव करके अपन इन्हीं हेक्टेयर एकर्स पे
कैसे कॉटन बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपका। एक छोटा सवाल गणत्रा जी आपसे ये सर, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से आप भी सर उस बैठक में शामिल होंगे 17 तारीख वाली बैठक में। जी हाँ, तो सर गणत्रा जी आप क्या, अगर सर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइस को कैसे कम किया जाए, दाम इतने बढ़ गए हैं, तो आपका सुझाव क्या होगा सर? देखिए, प्राइस को कम करने के लिए जैसे अभी इन्होंने बताया, ऐसे एक तो बड़ा सबसे सरल रास्ता है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट को सीरियसली लेना पड़ेगा कि हमारा कॉटन का यील्ड जो है वो वर्ल्ड में लोएस्ट है। तो अगर हम एटलीस्ट वर्ल्ड लेवल पे यील्ड लेके आते तो भी हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा 5 करोड़ बेल्स का, तो हमारी इंडस्ट्री को सबको सफिशिएंट कॉटन मिलेगा और प्राइस भी कंट्रोल में रहेंगे। बाकी तो क्या है, हर एक का अलग अलग सोचना है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे कम होगा प्राइस, ऐसा करेंगे तो ऐसे कम होगा। बाकी गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की एक डिमांड थी कि इंपोर्ट ड्यूटी निकाल दी जाए तो हम इंपोर्ट कर सके फ्री ऑफ ड्यूटी, तो गवर्नमेंट ने आज से 1 महीने पहले ड्यूटी भी निकाल दिया, फिर भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। मिलों को इंपोर्ट की परमिशन दी गई है, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन हो रहा है मार्केट में, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को ही सोचना है कि कैसे ये कंट्रोल करेंगे रेट। जी मृत्युंजय जी। प्रिया गणत्रा जी आपका और मोदानी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में कॉटन के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज कच्चा तेल, नेचुरल गैस, मेटल, यहाँ पर दबाव है। राजीव जी, पहले तो क्रूड पर मैं आपसे पूछूंगा, कच्चे तेल में आज के लिए क्या किया जाए? क्या इस गिरावट पर भी अभी बिकवाली करके चलना ही ठीक है क्रूड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, कल के सत्र में हमने काफी भारी गिरावट देखी और आज उस गिरावट का जो एक्सटेंडेड मूव है वो भी हम देख रहे हैं। मुझे लगता है बाजार और गिरावट एक्सटेंड कर सकता है। ये हालांकि 7800 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 7800 तक तो डेफिनेटली एक बिकवाली का ट्रेड बनता है। अराउंड 7940 पर बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8010 का। पहला लक्ष्य है मृत्युंजय जी 7800 ही रखना है। अगर बाजार 7800 के नीचे में सस्टेन करता है, उस परिस्थिति में फिर बाजार जो है 7650 7680 तक भी नीचे में और फिसल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा क्रूड का नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है कल से, तो मुझे लगता है नेगेटिविटी थोड़ा और एक्सटेंड होनी चाहिए। फंडामेंटली हमें मालूम है कि इंटरनेशनली जो डिमांड प्रोस्पेक्ट्स है थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं ऑयल के, तो जिसके कारण ये दबाव गहरा रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा और बाजार जो है नीचे में फिसलना चाहिए। ठीक है, आप जरा बताइए रवि जी, आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर, ये दो काउंटर ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कैसे दिख रहे हैं और यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए? जरूर सर मृत्युंजय जी, जैसे अभी मोमेंटम है, लग रहा है कि सिल्वर काफी दबाव में है। पर्टिकुलर जो रीजन है बेस मेटल में वीकनेस है, गोल्ड भी सबड्यूड है एंड डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड है वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में अगर प्रायोरिटी देनी है तो सिल्वर में सेल करके चलना चाहिए। सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अभी 61,300 400 के बिटवीन ट्रेड कर रहा है। कुछ भी उछाल 61,500 के करीब मिले तो सेल करके चले। 61,880 का एक स्टॉप लॉस लगा है। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 60,600 तक के लेवल से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आ सकते हैं। अगर आपका इवनिंग का ही ट्रेड है तो मुझे लग रहा है 60,900 के करीब आज आपको ये लेवल दिखा सकता है। यूएस ओपनिंग के बाद थोड़ा प्रभाव नेगेटिव साइड आपको सिल्वर में आता हुआ दिखेगा। गोल्ड में मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, क्योंकि वहां पे दूसरे जो कंसर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, सेफ हेवन डिमांड का भी एक कंसर्न है, तो वहां पे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है बिटवीन 50,800 टू 51,100। तो ये 200-300 पॉइंट के रेंज में रहेगा, बट अपॉर्चुनिटी मुझे सिल्वर में ज्यादा सेलिंग साइड दिख रही है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड पर और सिल्वर पर। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सूर्या गुप्ता का, पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं सिल्वर बाई करना चाहता हूँ, इसी भाव पर बाई करूँ या फिर 60,000 के लेवल पर बाई करूँ? चांदी में आप बाइंग करना चाह रहे हैं? हाँ, करंट रेट पर बाई करूँ या 60,000 करंट रेट पर? ठीक है, अच्छा राजीव जी, 61,457 ये चांदी का ताजा भाव है। इस भाव पर आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, अभी तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर लग रहा है सिल्वर में। मुझे भी लगता है सिल्वर और नीचे जा सकता है। अगर इनको पोजिशनल बेस पे बाय करना है तो 60,000 के लेवल के आसपास ये इसमें मन बना सकते हैं खरीदने का।
59,000 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 60,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी लगता है हमें, और डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है $21.5 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सिल्वर का। अगर बाजार 21.5 के नीचे में सस्टेन करता है तब और गिरावट गहराएगी, तो 59,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 60,000 के आसपास से खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल बेस पे। इंट्राडे के लिए कमजोर लगता है। ठीक है, सतीश हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सतीश। हेलो सर जी पूछें। गेहूं का पूछ रहा था, गेहूं का आगे क्या रहेगा मार्केट? गेहूं में क्या रहेगा? गेहूं में तो सर बहुत तेज़ी आ गई है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी सीजन में एमएसपी से ऊपर है गेहूं का भाव, बहुत तेज़ी से दाम ऊपर गए हैं। क्या रहेगा सर? और इसके पीछे की वजह जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल मार्केट में रूस यूक्रेन की गेहूं की सप्लाई कम हो गई। ऑलमोस्ट 30% के आसपास की सप्लाई होती थी उन दोनों देशों से, तो वो बंद होने के बाद भारतीय गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ी ग्लोबल मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यहाँ पर दाम बढ़ गए। कुछ हीट वेव की वजह से उत्पादन में भी कमी की बात हुई। ये दोनों फैक्टर हैं जिसने कीमतों को बढ़ाया है। तो अब बताएं रवि जी संक्षेप में, आगे और तेजी गेहूं में? जरूर से आप तेजी की उम्मीद रख सकते हैं। अभी क्यों थोड़ा मीन्स जब आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जब ये वॉर चालू हुआ 2400 के करीब प्राइस पहुंच गए, बट अभी यही कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 2700 तक के लेवल आपको आगे जाके दिखा सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है जिसके पास एक्सपोर्ट के लिए ये कमोडिटी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही सप्लाई कम होगी आपको प्राइस में उसका प्रभाव आता हुआ दिखेगा। मैं मान रहा हूँ कि एक बार ये 3000 के लेवल पे साल में अचीव कर सकता है, पर नियर अबाउट आप 2700 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सतीश है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सतीश जी। गुड इवनिंग सर। कपिल हैं, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ग्वार सीट पर आय चाहिए थी, और ग्वार सीट 6350 रुपए जून कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना चाहिए सर? दाम तो बहुत नीचे ही आते मतलब आ रहे हैं लगातार। आज भी देखिए गिरकर बंद हुआ है। राजीव जी क्या सुझाव आपका ग्वार पर? मृत्युंजय जी अभी तो थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है ग्वार सीट, थोड़ा और नीचे गिर सकता है। मुझे लगता है 58-50 तक और गिरावट आ सकती है, मतलब 5800 से 5850 तक। 5800 से 5850 तक, ठीक है। तो ये राय आपकी ग्वार के ऊपर है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगला सवाल है प्रमोद का राजस्थान से, पूछिए प्रमोद जी। सर एक मैं ये पूछना चाहता था कि अपने ग्वार में निचला रेंज क्या है मतलब ये 50 रुपए भी हो जाएगा क्या? ऐसा मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि जहाँ तक ये मतलब इसका जो एटीट्यूड अभी चल रहा है तो उस हिसाब से। और धनिया में क्या लगता है? दोनों चीजें बताइए रवि जी। ग्वार और कोरिएंडर? हाँ, ग्वार में 5800 5700 अच्छा है। मुझे 50 का लेवल नहीं दिख रहा है, बट 55 56 तक के रेंज अगर मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्वार के लिए एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे यहाँ से और गिरावट दिख रही है 500 पॉइंट तक की, बट उससे ज्यादा मुझे गिरावट नहीं दिख रही। तो अगर कुछ भी 5500 लेवल मिलता है तो आप उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। धनिया में प्रेशर बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि आज का भी क्लोज है 2 से 3 दिन से थोड़ा बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ पे 10,800 तक की और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ भी उछाल मिले 11,600 के करीब, आप इसको सेलिंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। 11,870 का स्टॉप लॉस लगाए और डाउन साइड 10,800 तक के लेवल से आपको धनिया में देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे और सवालों के जवाब देने के लिए।